तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से। किस टॉपिक के? जिस टॉपिक का नाम है एसी सर्किट। हमारा एसी सर्किट ही चल रहा है। तो लो जी, तुम्हारे सामने क्वेश्चन हाजिर है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन कोड चोक वर्किंग एंड ऑर्डिनरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन इज ट्रू रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ। भैया अगर हमारी आयरन चोक्ड कोर होगी, ठीक है, एक हमारी आयरन चोक्ड कोर होगी अगर, मान लो, ठीक है, एक हमारी आयरन चोक्ड कोर होगी अगर, मान लो हमारी कोई आयरन है या आयरन लिखा हुआ, आयरन चोक्ड कोर हुई। मान लो हमारी कोई आयरन चोक्ड कोर हुई। ये बोल रहा है उसकी जो अगर वो ऑर्डिनरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कोई हमारे आयरन चोक्ड कोर है, उसकी रेजिस्टेंस जो ऑर्डिनरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे है वो ज़्यादा बनती है उसकी ट्रू रेजिस्टेंस से। कारण क्या हो सकता है? तो देखो भाई, किसी भी चोक की अगर नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रू रेजिस्टेंस ज़्यादा बनती है तो उसका कारण होता है कि उसकी जो कोर है ना, कोर है, उसमें आयरन लॉस हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया, उसकी कोर में हो रहा है भैया आयरन लॉस। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। पावर फैक्टर एक इंडक्टिव सर्किट का यूजली इम्प्रूव्ड होता है। क्या कनेक्ट, कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? अच्छा, पावर फैक्टर जो इम्प्रूव होता है ना इंडक्टिव सर्किट का, वो कैपेसिटर को यूज़ करके यूज़ होता है, ठीक है ना। सबको पता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो होती है, पीएफ लिख दिया मैंने, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ये यूज़ होती है कैपेसिटर कनेक्ट करके, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है भैया कि जो कैपेसिटर होता है वो हमारा इंडक्टिव लोड जो होगा, ये मान लो हमारा इंडक्टिव लोड है, इसके पैरेलल में कनेक्ट होएगा हमेशा, ठीक है। ये अपने दिमाग में बसा लेना। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट होता है हमेशा, ठीक है, सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो भैया ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। ये करो जरा। In RLC series resonance circuit, magnitude of the resonance frequency can be changed by changing। एक RLC सीरीज सर्किट में जो मैग्नीट्यूड होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो किसको चेंज करके करेंगे? जरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रुको। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू अंडर 1/2 अंडर रूट LC होता है, ठीक है। बस इसी तो फॉर्मूले पे था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भैया। भाई एल या सी की वैल्यूज़ को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे यानी चेंज करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये जो है चेंज होगी ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो बस एल और सी से चेंज होएगी, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1/2 अंडर रूट LC। अब भैया फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है 1/√LC के। तो भैया एल और सी को जब चेंज करोगे, इन दोनों में से किसी एक को जब चेंज करोगे तुम, तब तो बदलेगी ना फ्रीक्वेंसी। तो बस, तो ऑप्शन आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ओपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज? भैया सर्किट में जो वोल्टेज होती है उसको कौन अपोज करता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सर्किट में जो वोल्टेज होती है भैया, उसको याद रखना, वो अपोज करता है हमेशा कैपेसिटेंस, ठीक है। एसी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो
ये जो बीच में लग रहा है हमारे, ये है कैपेसिटेंस। फिर बनाता हूँ एक बारी अच्छे से। हम्म हम्म अबे ये मेरा सर्किट है, ये जो सी है ना ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा ओपोज करती है सर्किट वोल्टेज को, ठीक है। ये ओपोज करती है, सी टी लिख दिया मैंने, सी के टी, सर्किट वोल्टेज को, ठीक है। सर्किट वोल्टेज को ओपोज करती है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो याद रखना कैपेसिटेंस ओपोज करती है सर्किट, सी के टी लिख दिया सर्किट को, वोल्टेज को। और सर्किट करंट को ओपोज करता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सर्किट करंट को ओपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तीनों आपने पैरामीटर्स, ठीक है। इतना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कोई नहीं समझाता, पढ़ लिया करो मुझसे, ठीक है। फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट मीन वैल्यू। सेम पीक वैल्यू के लिए लीस्ट मीन वैल्यू किसकी होती है? अबे यार ये क्या क्या दब गया। सेम पीक वैल्यू के लिए जो लीस्ट मीन वैल्यू होती है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की होती है, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन करेगा ना लड़का वो बेस्ट है, मतलब उसका एसी सर्किट ना बेस्ट है। वो जोन सा मर्जी नया क्वेश्चन आएगा सब अटेम्प्ट कर देगा, ठीक है। ये मान के चलो तुम। ठीक है, बोल क्या रहा है देखो। इन अ साइन वेव द स्लोप इज कांस्टेंट। तो साइन वेव में तो कहीं स्लोप कांस्टेंट ही नहीं होती, कहीं भी वेरिएबल होती है ये तो। सारे ऑप्शन गलत हैं, नो वियर, ऑप्शन डी आएगा। ओ भैया साइन वेव कैसी होती है? कोई अच्छा सा मार्कर लेता हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, ये अच्छा लग रहा है वैसे, ये ले लेते हैं चलो, ठीक है। एक मिनट ज़रा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देख लूँ, ठीक है। ये है ना साइन वेव, इसकी कहाँ स्लोप कांस्टेंट दिख रही है आपको? कहीं दिख रही है आपको स्लोप कांस्टेंट? ओ भैया वेरिएबल वेव की कभी स्लोप कांस्टेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी, नो वेयर। ऐसे क्वेश्चन से कंसेप्ट्स बनते हैं, सारे क्वेश्चन करो। थ्योरी क्वेश्चन इसीलिए तो डाल रहे हैं आजकल, तुम्हें टेस्ट करने के लिए, और था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बेसिक है, कॉमन सेंस लगानी है। तो भैया अब थ्योरी क्वेश्चन का ज़माना आ गया है, थ्योरी क्वेश्चन करने हैं आपने। फॉर द सेम पीक वैल्यू विच वॉज द फॉलोइंग विल हैव द हाइएस्ट आरएमएस वैल्यू। हाइएस्ट आरएमएस वैल्यू किस वेव की होती है सेम पीक वैल्यू के लिए? वो होती है स्क्वायर वेव की। नेक्स्ट है
इन आरएलसी सर्किट, एक आरएलसी सर्किट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना। एक आरएलसी सर्किट में ऑप्शन है पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई आर। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। आरएलसी सर्किट में पावर कंज्यूम होती है रेजिस्टेंस में और आई आर के बराबर होती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमें पता है, वी नो दिस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पावर टेक प्लेस बिटवीन इंडक्टर एंड द सप्लाई लाइन, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पावर टेक प्लेस बिटवीन कैपेसिटर एंड सप्लाई लाइन, एब्सोल्युटली राइट। सारे करेक्ट है ना भैया, समझा देता हूँ। आरएलसी सर्किट में पावर किस में कंज्यूम्ड होती है? ये आर है, ये एल है, ठीक है, और ये सी है। अबे चल जा भाई, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, रुक जो जरा, ऐसे रख के ना। ये आर है, ये एल है और ये सी है। ठीक है, ये आर है, ये एल है और ये सी है। भैया ड्रॉप किस में होता है? आर में तो होता है ना। वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा? रेजिस्टेंस करेगा वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप करेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है ना। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर में एक्सचेंज होता है पावर का सप्लाई लाइन और उसके बीच में, तभी इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है। भैया ये दोनों है रिएक्टिव कंपोनेंट, लिख देता हूँ मैं। इंडक्टर और कैपेसिटर है हमारे, यहाँ पे लिख दिया रिएक्टिव कंपोनेंट। और रिएक्टिव कंपोनेंट जो भी होते हैं ना, उनमें एक्सचेंज ऑफ पावर टेक प्लेस करता है, इसीलिए इनको रिएक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है। समझे? ये बातें तुम्हें नहीं बताता कोई भी, इसलिए तुम गलत करके आ जाते हो पेपरों में। और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता आपको, कोई आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा। यूट्यूब पे कहीं पे फॉर्मूले चल रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे, एसएससी जेई होगा, फॉर्मूलों से क्लियर, बोर्ड पे आके फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। फॉर्मूलों से कैसे क्लियर हो जाएगा? थ्योरी क्वेश्चन क्लियर करने से होएगा। प्रेजेंट टाइम में कोई भी एग्ज़ाम 100% जो भी, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ ना, तो भैया चैनल देखना बंद कर देना। कितना एक्सपीरियंस और लोगे भाई? थ्योरी से इस बार का यूपीपीसीएल का पेपर प्योर थ्योरेटिकल बनेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी कमसी को लगाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप फिर नॉन टेक में चले जाएं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप थ्योरी क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाने हैं आपको हर किताब से, जो भी आपके पास है। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस जो होती है कॉइल की, हाँ जी बताओ, इंडक्टेंस जो होती है कॉइल की। ठीक है, पहला ऑप्शन इज़ अनइफेक्टेड बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इंडक्टेंस इफेक्ट करती है सप्लाई पे। डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं। भैया ये पूछ रहा है इंडक्टेंस जो होती है ना कॉइल की, ठीक है, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी। पावर फैक्टर किस सर्किट का यूनिटी होएगा? ऑप्शन आएगा सी, रेजिस्टिव सर्किट का। क्यों? इंडक्टर का पावर फैक्टर प्योर का 0 होता है, कैपेसिटर का भी 0 होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इनमें 90 डिग्री लीग और लैड करता है करंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी cos 90 0 हो जाता है, पावर फैक्टर cos 90 0 हो जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस में हमारा cos 0 होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और सप्लाई वोल्टेज इन फेज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, घर में 220 वोल्ट आ रही है, ये कौन सी वोल्टेज है? तो भैया जो घर की वोल्टेज होती है ये आरएमएस वोल्टेज होती है, आरएमएस वोल्टेज होती है, हमेशा याद रखना। दिस वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, घर के अंदर। अब पैरेलल एसी सर्किट इन रेजोनेंस विल हैव, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक पैरेलल एसी सर्किट है रेजोनेंस में, उसमें क्या होगा? ओ भैया पैरेलल एसी सर्किट में इम्पीडेंस होती है हाई, ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, पैरेलल एसी सर्किट में इम्पीडेंस होती है हाई। ठीक है, कैसे बताता हूँ। पैरेलल एसी सर्किट में Z होता है अंडर रूट एल, नहीं
जेड जो होती है ना पैरेलल एसी सर्किट में, वो एल बाय सी आर के बराबर होती है। फॉर्मूला याद रखना, एल बाय सी की वैल्यू हाई होती है पैरेलल आरएलसी सर्किट में, जिसकी वजह से इम्पीडेंस भी हमारी हाई हो जाती है। समझे, एल बाय सी की वैल्यू बहुत हाई होती है पैरेलल इम्पीडेंस, पैरेलल एसी सर्किट में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इम्पीडेंस हाई होती है। तो याद रखना, एक पैरेलल एसी सर्किट जो होता है वो एक हाई इम्पीडेंस सर्किट भी होता है। इससे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के भी आ सकता है, हाई इम्पीडेंस सर्किट किसे बोलते हैं। अब मैंने बता दिया भैया, क्वेश्चन आएगा इसी तरीके, जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरीके से ना नया क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरी बन के। तो वो आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे। अब टीचर तो सिर्फ बता सकता है ना, पेपर में ब्रेन तो आप ही लगाओगे, मैं तो सिर्फ आपको एमसीक्यू करा सकता हूँ। इसी तरह नया जो एमसीक्यू आएगा उसमें ब्रेन तो आप ही लगाओगे ना। अब मान लो एसी पैरेलल सर्किट आपको दिया, तो एसी पैरेलल सर्किट से आपको ध्यान में रखना है कि एसी पैरेलल सर्किट एक हाई इम्पीडेंस सर्किट होता है और एसी सीरीज सर्किट बिल्कुल रिवर्स होता है, उसमें इम्पीडेंस लो होती है। प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज। अब घुमा दिया इसने क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें बस जरा सा, जिसको पता होगा एपरेंट पावर क्या, प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन द सर्किट एंड बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज कॉल्ड। ओ भैया इसको कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख के ही हो जाएगा जिसको नहीं भी आता, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। भैया एपरेंट पावर हमारी होती है वी आई, ठीक है, और कोसाइन ऑफ एंगल बोला हुआ है मतलब कॉस फाई। तो वी आई कॉस फाई किसके बराबर होती है, ट्रू पावर के, और ट्रू पावर को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, ठीक है। इतने नाम बता दिए मैंने, याद रखना। और एक्टिव पावर को बोलते हैं वाटफुल पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि एक्टिव पावर एक अकेली पावर होती है सर्किट में जो कंज्यूम होती है। ये जो साथ में मैं थ्योरी बोलता रहता हूँ ना, इसको भी अपने कान के पर्दों में डाला करो, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो थ्योरी बोलता हूँ मैं मुँह से, जैसे वी आई कॉस फाई क्या होती है, ट्रू पावर होती है। ट्रू पावर को ही एक्टिव पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर को वाटफुल पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने इसके इतने नाम क्यों रखे, मैं एक रीज़न भी बता देता हूँ। एक्टिव पावर एक अकेली पावर होती है सर्किट में जो कंज्यूम होती है, ठीक है। जैसे रेजिस्टिव लोड्स हमारे एक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं, घर में जितना भी काम करके मिलता है ना हमें, वो सब एक्टिव पावर पे चलता है। मैंने घर में स्विच ऑन किया, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा ऑन किया, पंखा चल रहा है ना, तो वो काम करके दे रहा है। जो भी इक्विपमेंट किसी पावर से हमें वर्क करके देता है, काम करके देता है, यानी कि वाटफुल पावर है जो हमारी, उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। अब ये रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये होती है वी आई साइन फाई, ठीक है। वी आई साइन फाई होती है रिएक्टिव पावर। ये वो पावर होती है जो सर्किट में कभी भी कंज्यूम नहीं होती, ठीक है। ये पावर बैक एंड फोर्थ फ्लो करती है। ये पावर जो होती है ना, वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में पावर होती है, रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर के यूनिट्स जो होते हैं वो KVAR होते हैं, ठीक है। लिखवा भी देता हूँ, ट्रू पावर की यूनिट होती है किलोवाट, ठीक है। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है KVAR, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना है, ठीक है। और वोल्ट एम्पियर्स जो हमारे पास होते हैं इसको बोलते हैं एपेरेंट पावर, ठीक है। एपेरेंट पावर वोल्ट एम्पियर वाले को, ठीक है। और जो, ठीक है, और इसको टोटल जो, अगर मान लो फेज में कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, फेजर इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करता है, S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ से रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों को, ठीक है। ये होती है एपेरेंट पावर VI, ठीक है। ये होती है एक्टिव पावर, ये होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो एपेरेंट पावर जो होती है तीनों का फेजर सम होती है। इसका ऑप्शन तो हमारे पास ए था, ट्रू पावर, क्योंकि कहाँ गया, यहाँ पे हमसे जो पूछा था वो पूछा था एपेरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। यानी एपेरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई, तो ट्रू पावर ऑप्शन आएगा ए, ट्रू पावर। बाकी जो मैंने कहानी लिखी थी वो तुम्हें समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है। हाँ, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, हाँ जी, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा,
एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक्चुअल पावर 0 होगी, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो एक्चुअल पावर होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक पावर फ्रॉम द एसी लाइन। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट तब पावर लेगा एसी लाइन में जब उसमें वोल्टेज डिक्रीज होएगी और करंट इंक्रीज होएगा, तो ऑप्शन आएगा ए। ये आपको दिख न्यूमेरिकल रहा होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं आजकल कराता नहीं हूँ। न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास लूँगा जब मेंस का पेपर होएगा। ठीक है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में तो थ्योरी आनी है, 80 से 90% हो सकता है 100% भी थ्योरी आ जाए। ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। कैसे, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस आइडिया लगाना है। ये बोल रहा है रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 20 ओम। भैया रिएक्टेंस ऑफर होती है, एक कैपेसिटर रिएक्टेंस ऑफर करता है 50 हर्ट्ज पे 20 ओम। अगर फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी, तो समझिए ज़रा। तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर में इसको करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। क्या बोला है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस की एक्ससी, जो कि बराबर होती है 1/2 पाई एफ सी के। ठीक है, एफ सी के बराबर होती है ना, 1/2 पाई एफ सी के बराबर होती है 1/ω सी होती है ना, 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब ज़रा देखिए एक्स सी का रिलेशन इन्वर्स है फ्रीक्वेंसी से, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब जरा समझिए, अगर एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के, तो पहले 50 हर्ट्ज पे कितनी थी, यहाँ पे लिख दिया 50 हर्ट्ज पे कितनी हमारे पास रिएक्टेंस थी, 20 ओम। तो अगर ये डबल हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 100 ओम होती है, तो ये घट नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 20 की जगह कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 10 ओम। तो आंसर आ गया सी, 10 ओम। ठीक है, ठीक है ना। तो बस इजी तो था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भैया। 50 हर्ट्ज पे 20 ओम थी, 100 हर्ट्ज पे कितनी होगी, 10 ओम होगी। तो इजी था भैया। टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज द टाइम टेकन इन सेकंड टेकन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज टू ईच। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा किसी भी सर्किट का, ठीक है, वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड बहुत आते हैं क्वेश्चन। 63% होता है मैक्सिमम वैल्यू के। ठीक है, तो ये हो गया सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट डिपेंड्स अपॉन। भैया जो मैग्नीट्यूड होगा ना करंट का आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पे, ठीक है, वो हमेशा मैग्नीट्यूड जो होता है करंट का आरएलसी सर्किट पे रेजोनेंस पे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो ऑप्शन आएगा ए। क्यों, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस के बराबर। यदि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो रही है तो मैग्नीट्यूड जो होगा करंट का पूरा डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का पूरा इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, एल और सी का कोई मतलब नहीं रह जाता रेजोनेंस पे। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस पे नेट रिएक्टेंस हो जाती है 0। अगर नेट रिएक्टेंस ही हमारी 0 होगी मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया। यदि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो मैग्नीट्यूड जो होगा करंट का सिर्फ इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडक्टेंस कॉइल की कैसे वेरी होती है, भैया ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं थ्योरी क्वेश्चनों पे ना। हमेशा सोच समझ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी, एक ही बात और लिख दी मैंने, अब क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन बन रहे तुम्हें बता दूं, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, फेल हो जाओगे हमेशा के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, भले ही आता क्यों ना, उसको पढ़ना होता है। नेगेटिव में नंबर चले जाते हैं अगर गलत हो गए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो, आसान है ये, सारे स्टेप्स पढ़ो। इंडक्टेंस कॉइल की वेरी होगी कैसे, इंडक्टेंस कॉइल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। बिल्कुल सही बात बोली है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के, बिल्कुल सही बात बोलिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ आयरन कोल के। अब ये पता कैसे चला? इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना एल, कैसे होता है? ये होता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब जरा देखो, इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के ए से, ये रहा ना एरिया, यहाँ से इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, ये लिखा तो है ना एन स्क्वायर, ठीक है, और ये लेंथ है तो इंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अबे यार ये ढक्कन क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो इंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, ठीक है, और इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, और इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए से सी तक सारे सही है। इस बार भी धमकी दे के भेज रहा हूँ तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर में, इस बार भी पेपर देने जाओगे ना एसएससी जेई का, मैंने आज ही फॉर्म भरा है एसएससी जेई का, ठीक है, तो भैया ज़रा ढंग से देने जाना पेपर, और क्वेश्चनों को सारे ढंग से पढ़ना। अगर थ्योरी पेपर आया पूरा का पूरा, इसी तरीके से यूपी पीसीएल का भी पूरा थ्योरी आएगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते, नहीं तो फिर तुम्हारा एनएचपीसी वाला ही हाल होगा। पहले डींगे हाँक दी, 160 अटैम्प्ट किए हुए हैं, 170 अटैम्प्ट किए हुए हैं, नंबर बन रहे हैं बच्चों के 80 90 ऐसे नंबर बन रहे हैं बच्चों के, मतलब जो अभी बिल्कुल नए नए आए कंपटीशन में, उनकी बात कर रहा हूँ। नंबर बन रहे हैं 80 90 बच्चों के एनएचपीसी में, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों के 115 से नीचे ही बन रहे हैं। वो यही कारण होता है, आप थ्योरी क्वेश्चन देखते हो, लॉजिक अप्लाई करते नहीं और सीधा टिक कराते हो, तो भैया नेगेटिव में तो नंबर जाएंगे ही। इसमें एग्जामिनर की क्या गलती है? टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव ऑपोजिट फेज एंगल, द फेज एंगल बिटवीन देम, भाई बिल्कुल आसान है। अगर दो फेज हमारे ऑपोजिट फेज एंगल के हैं, भैया ऑपोजिट फेज एंगल कब बनेगा? ऐसे और ऐसे, तो 180 डिग्री एंगल होगा ना ऑपोजिट फेज एंगल पे, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और ये 180 डिग्री का फेज एंगल बनता कब है? जब इधर हमारा एल होता है, इधर हमारा एल होता है और इधर हमारा सी होता है, ठीक है, तो एलसी सर्किट में ही बनता है ये, ठीक है। तो धन्यवाद भैया आज के लिए सपोर्ट करने के लिए, और एसी सर्किट में अभी एक वीडियो और आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट में आऊँगा सीधा का सीधा, ठीक है, डायरेक्ट में क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसएससी जेई में आएगा और इस बार थ्योरी आएगा, ठीक है, तो एक वीडियो और आएगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आएगा इसके बाद, ठीक है, फिर धन्यवाद भाई, चलो जी।